एसएससी स्टेनोग्राफर ग्रेड सी डी टेस्ट सीरीज। कुल शब्द 1015, प्रतिलेखन संख्या 13, गति 100 शब्द प्रति मिनट। बी रेडी। 3, 2, 1 स्टार्ट। महोदय, वर्ष 1702 में आदिवासी गोंड राजा भक्त बुलंद शाह ने 12 गांवों को इकट्ठा करके राजापुर बरसा नाम दिया था। उस राज्य की राजधानी नागपुर को बनाया था। नागपुर की जनता इस त्रिशताब्दी के अवसर को उत्साह के साथ बड़े पैमाने पर मनाना चाहती है। इस ऐतिहासिक क्षण के लिए कई योजनाएं राज्य सरकार ने बनाई है। इस अवसर को चार चांद लगाने के लिए नागपुर के लोग चाहते हैं कि केंद्र सरकार भी कुछ पहल करे। वे चाहते हैं कि इस अवसर पर 3 रुपये का एक विशेष डाक टिकट और 1 रुपये का एक विशेष सिक्का जारी किया जाए। विराम। इसके अलावा नागपुर मुंबई एक्सप्रेस गाड़ी का नाम बदलकर त्रिशताब्दी एक्सप्रेस रखा जाए और प्रादेशिक सेना के कार्यक्रमों को पुनर्स्थापित करके सीताबर्डी किला महाराष्ट्र सरकार को सौंप दिया जाए। इसलिए नागपुर की जनता की भावनाओं का आदर करते हुए और इस अवसर की गरिमा को देखते हुए केंद्र सरकार को इन सभी मांगों को स्वीकार करना चाहिए। नागपुर की संस्कृति और ऐतिहासिक धरोहर को बनाए रखने के लिए यह अत्यंत आवश्यक है। मुझे पूरा विश्वास है कि केंद्र सरकार इस अवसर पर विशेष कार्यक्रम बनाएगी ताकि नागपुर के त्रिशताब्दी समारोह में 4 चांद लग सकें। माननीय आडवाणी जी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को आज गीता और कुरान की आयतों का दर्जा दे दिया है। ये वही लोग हैं जो कहते हैं कि हम न्याय व्यवस्था को नहीं मानते। हालांकि मैंने कभी नहीं कहा कि उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश दूध का धुला हुआ होता है और उसका हर वाक्य गीता या कुरान की आयत की तरह होता है। वे लोग भी इंसान होते हैं और इंसानों में जो भावनाएं होती है उनसे वे ऊपर नहीं होते। उच्चतम न्यायालय का फैसला और माननीय आडवाणी जी की सारी बहस असम के गवर्नर थे जिनको उन्होंने ही बनाया था और आज वे कश्मीर के गवर्नर हैं की सोच पर आधारित है। उच्चतम न्यायालय का फैसला और आडवाणी जी की सोच उनके दिमाग सोच पर आधारित है। मैं जाति तौर पर उन गवर्नर को जानता हूँ। विराम। गवर्नर साहब को दिमागी ग़िज़ा उसी नागपुर में मिली है जिस नागपुर से दिमागी ग़िज़ा आडवाणी जी को मिली है और आज वही नागपुर माननीय आडवाणी जी के खून का प्यासा हो रहा है। उसी नागपुर को संतुष्ट करने के लिए आज आडवाणी जी ऐसी बात कर रहे हैं जिससे कि नागपुर मान जाए। गवर्नर साहब भी उसी विचारधारा के आदमी हैं। यह अलग बात है कि वे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखाओं में नहीं गए क्योंकि उस समय वे फौज में थे। मुझे अफसोस है कि जब कांग्रेस की सरकार आई और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से संबंधित सभी लोगों को हटाया गया तो गवर्नर साहब के ऊपर उनकी नज़र इसलिए नहीं गई क्योंकि वह कभी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखाओं में नहीं गए होंगे। पैरा। माननीय सभापति जी, गोरखपुर की एक बहुत बड़ी समस्या
की ओर मैं आपका माध्यम से केंद्र सरकार का ध्यान आकर्षित करता हूँ। महोदय, गोरखपुर में धर्मशाला बाजार में एक रेलवे पुल है जिसके नीचे से होकर सारा ट्रैफिक जाता है। विराम। वर्षा होने पर वहाँ 4 से 6 फीट तक पानी भर जाता है और घंटों यातायात जाम रहता है। नेपाल जाने के लिए वही एकमात्र रास्ता है। इसके साथ ही बौद्ध तीर्थ स्थलों के लिए अयोध्या में श्री राम मंदिर और वाराणसी के लिए भी वही रास्ता है। हमारी रेल मंत्रालय से यह मांग रही है कि रेलवे पुल के ऊपर ब्रिज बनाया जाए। आप लोग तो रोज़ ही बोलते हैं, मैं पहली बार सदन में बोल रहा हूँ। बहुत कम शब्दों में अपनी बात कहूँगा। पैरा। सभापति महोदय, गोरखपुर में मेडिकल कॉलेज की मान्यता भारतीय चिकित्सा परिषद के द्वारा समाप्त की जा रही है। उन्होंने जो उसके कारण दिए हैं वे शिक्षकों के पद रिक्त होना, विभिन्न विभागों में टाइपिस्ट, स्टेनोग्राफ, नर्स की कमी और छात्रावास की कमी होना जो भी कारण दिए गए हैं उनमें छात्रों की क्या गलती है। पैरा। सभापति महोदय, माननीय सदस्य, आपका भाषण समाप्त हो गया है। अब आप अपना स्थान ग्रहण कीजिए। मैं एक निजी बात कह रहा हूँ, आप भी सुन लीजिए, आपको भी अच्छा लगेगा। हमने व्यक्तिगत रूप से मिलकर यह निवेदन किया था कि जब अगला सत्र आता है तो जो 16 करोड़ भोजपुरी लोग इस देश में रहते हैं उनके लिए भोजपुरी वाला बिल लाएं। वे लोग आपकी ओर ध्यान लगाकर देख रहे हैं। उसके बाद हम आपको ले चलेंगे, माला वगैरह पहनाएंगे, इसलिए वह भी काम कर दीजिए। इस बिल को तो हम बिना वोट के पास करवाएंगे। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इसके बारे में जानना चाहूँगा कि एक मामले को निर्धारित करने में, दोषी को सज़ा दिलवाने में कम से कम 5-6 साल लग जाते हैं। सज़ा हो गई तो यह कहाँ से पता चलेगा कि यह पूछताछ, धमकी से या दबाव से दिलवाया गया है या नहीं। विराम। दूसरी बात यह है कि मान लीजिए यह पता चल गया कि उसने जो गवाही दी है वह दबाव या अनुचित प्रभाव के अधीन दी है, तो जो दोष सिद्धि हुई है, जो सज़ा दी गई है, उसका क्या होगा? क्या उसे रद्द किया जाएगा? स्टेनोग्राफर की बात तो छोड़ दीजिए, ये तो एडवोकेट जनरल की नियुक्ति करना नहीं चाहते हैं। महाधिवक्ता और अतिरिक्त महाधिवक्ता की नियुक्ति कितने दिनों से लंबित है, क्योंकि कोर्ट के सब मामले इन्हें उलझाकर रखना है। सुलझाने में तो विश्वास रखते नहीं है। इसलिए कोर्ट ने क्या क्या कहा कि बिहार में जंगल राज है, और यहाँ तक कहा कि बिहार में कोई ईमानदार अफसर दिखता नहीं है। बिहार सरकार जानबूझकर कोर्ट की अवमानना कर रही है। कोर्ट की बातें बहुत लोग कर चुके हैं, लेकिन मैं आपको याद दिलाऊं कि वह कोर्ट का कितना सम्मान करते हैं। लालू जी को जब जेल जाना पड़ा था, याद कीजिए वह दिन जिस बेचारे न्यायाधीश ने फैसला दिया, उसी अदालत में घुसकर जो हंगामा किया गया, उनको जो धमकियां दी गई, वहाँ क्या न्याय का शासन रहेगा?
उसी अदालत में असामाजिक तत्व घुसकर न्यायाधीश को धमकाते हैं, वहाँ कौन से न्याय का सम्मान हो सकता है? श्रीमान जी, आप एक बार बिहार को नज़दीक से आकर देखिए, तब बोलिए। पूर्ण विराम।